गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूपी पीसीएस का जो 14 तारीख को पेपर हुआ था उसके सी सेट के पेपर का डिस्कशन करेंगे। जीएस के जो पेपर का सोल्यूशन है वो अपलोड हो चुका है, 2 पार्ट में बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो सी सेट का पेपर जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका जो सेट है ये सेट बी है, ध्यान रखिएगा। ये सेट बी है, इसका सोल्यूशन बिल्कुल आपके जो आयोग की आंसर की है उसी से बिल्कुल मैच करा के विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बाजार। बाजार जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, सुनो सुनो वह गा रही है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कर्तव्यवाच्य। इसका सही आंसर है कर्तव्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें जो बोलते हैं उन्हें क्रिया बोलते हैं। इसका आंसर है आंसर नंबर ए। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, कोई आदमी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म चुनिए। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, आकुंचन और प्रसारण। ये जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अत्यधिक में कौन सी संधि है। अत्यधिक में आपकी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। कौन सा इनमें से एक अर्थ नहीं है, विग्रह इसका अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी की क्लासेस पे स्टार्ट कर दी जाएँ सी सेट के पर्पज़ से, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। जिस हिसाब से कमेंट आएगा उसी हिसाब से हम आगे डिसाइड करेंगे कि हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की जाएँ कि ना की जाएँ। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका बोलता है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, आँख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसमें सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, हेम हिरण्य जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक है, ये पैसेज दिया गया है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। 12 का जो आंसर है, गद्यांश का जो सही शीर्षक है, इसका आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्र किस के बल पर प्रगति करते हैं। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है संस्कृति के बल पर संस्कृति के बल पर राज्य जो है वो प्रगति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। गद्यांश में प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, अर्ध मगधी अपभ्रंश से जो है ये विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, बुंदेली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, अच्छी संगति। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है विसर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है कंठ, मतलब ये जो आपका कंठ होता है गले का। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए जा रहे हैं, जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, इसका केवल आप लोग आंसर नोट कर लीजिए। 21 क्वेश्चन बोल रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, खार जो है इसका तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जो शुद्ध वाक्य है वो है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, उसे धोखा देकर लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है घोंघा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसका जो सही आंसर है रवि तनया जो है इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, ये हिंदी का सेक्शन पूरा हो गया। अब इंग्लिश के सेक्शन पे चलते हैं। ये पैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी पार्ट ऑफ, ये जो दिया गया है ये इसका आंसर है बी, ए स्पीच का पार्ट है ये जो पूरा पैसेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वाइगर मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है फोर्स। इसका मीन्स क्या होता है, फोर्स। वाइगर का मीन्स क्या होता है, वाइगर का मीन होता है पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन द पैसेज। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अबोलिश। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पर्टी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, ए बुल डॉग वॉज गिवन टू हर। क्वेश्चन नंबर 32 दे रहा है कि जो ये वर्ड है इसका अपोजिट बताना है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, एडवांस। रिकेट का मतलब क्या होता है, रिकेट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, एडवांस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, बीच में भरना है। द एयर इंडिया इसमें हो जाएगा इज इश्यूइंग कंसेशनल टिकट दीज डेज। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिव पंचुएटेड, मतलब जो पंचुएशन है इसमें कौन किस में सही है। वो व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है ये जो अंडरलाइन दिया गया है इसमें आपको क्या बताना है, इसकी मीनिंग बतानी है। दिया गया दीपक हैज़ अ पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, लाइकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। सेंटेंस है आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इसका फ्रेज बताना है। दे रखा है आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है फाइंड आउट द मिसिपिल्ट। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर मतलब इसमें बता रहा है कि इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक किस में है, तो ये जो है वो डिसीव में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। द डैश इज़ यूज्ड, ठीक है, टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। दूसरा है टू रिज्यूम ए स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट। इसका जो सही आंसर है कि दोनों जो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं वो दो के दोनों सही हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, मतलब एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के, वो डिटेल में समझा दिए जाएंगे आपको। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, एरिक बर्ग ने विकसित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जब आप किसी से बात करते हो तो इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी नहीं हो सकती।
आप आंसर पढ़ के समझ सकते हो। समय से पूर्व मूल्यांकन, मतलब समय से पूर्व मूल्यांकन कर लो, ये बाधा थोड़ी ना होगी, ठीक है। इसमें बाधा जो नहीं, अच्छा ये बाधा होगी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश जो है इसकी बाधा नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए ध्यान से। इसमें दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है ए प्लस बी, ये तभी, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही हो सकती है, यदि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रख दें। अगर यहाँ पे आप ए की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, बी की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, और ए बाई बी 1/1 प्लस बी बाई ए 1/1, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम ए की वैल्यू 1 रखें, बी की वैल्यू 1 रखें, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। जब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 ये सब लिखा जाता है तो पीडी का क्या होगा। अब खुद ही आप सोचो, एल सी दे रखा है, एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू होती है 12, सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है 3, अब लाना है 6। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इससे माइनस कर दें, और इससे माइनस कर दें, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। और दूसरा दे रखा है टी ई, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 20, ई की वैल्यू कितनी होती है 5। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, 10। ये अब पी डी को इसी तरीके से लिख सकते हो, पी डी लिखिए, पी की वैल्यू कितनी होती है, पी की वैल्यू आपकी होती है 16, डी की वैल्यू कितनी होती है 4। जिस तरीके से इसमें किया, इसमें मल्टीप्लाई 2 करो और इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 दूना 8, और 16 में से 8 गया 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, सी ए का पिता। अब ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है। अब ए को यहाँ लिख लीजिए, बी को यहाँ लिख लीजिए, इसमें से एक भाई है और एक बहन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी ए का पिता, सी ए का पिता मतलब जो सी हैं वो ए के पिताजी हैं। अगर अगर ए के पिताजी हैं ये, अगर ये ए के पिताजी हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये बी के भी पिताजी होंगे, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, सी जो हैं वो इनके पिताजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि सी ए का पिता डी सी की बहन, ये जो सी हैं, ये जो सी हैं, डी जो है, डी सी की बहन, डी जो है वो सी की बहन है, ये बहन है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रही है ई डी की माँ है, ये जो ई है, ई जो है डी की माँ है, ये इनकी भी माँ है, ठीक है, बी की माँ है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें बोल रहा है कि बी और ई में संबंध बताओ। आप खुद देखो, यहाँ पे बच्चे हैं, फिर एक जनरेशन बढ़ के पिताजी आ गई, फिर उससे एक जनरेशन ऊपर बढ़ गई, ठीक है। तो मतलब इसमें कितनी जनरेशन का अंतर है, ये बेटा है, ये पिताजी की है, और ये पिताजी की भी मम्मी है, तो एक तरीके से 2 जनरेशन का गैप, मतलब 2 जनरेशन का गैप है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, इस पूरे ऑप्शन में देखो, किसी भी हालत में चाची नहीं होगा, किसी भी हालत में बेटी भी नहीं होगा, प्रपोत्री मतलब माता की भी माता जी हो जाती तब प्रपोत्री होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा किसका, पोती का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पोती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। श्रवण का मतलब जो सुनने का तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुनय। अनुनय मतलब परसुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 47, इसको ध्यान से देखिए। इसमें दे रखा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। सपोज करिए ये एक रेलगाड़ी है, ये जा रही है 140 किलोमीटर पर घंटे से। अब देखिए सब कुछ आपको इसको जो बताना है वो सेकंड में बताना है, और ये जो दे रखा है ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ये 140 मीटर की, ये जो है वो 140 मीटर की रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 76 38 54, तो 6 दहम 60 और 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 50/3, ठीक है। ये किसकी स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी ट्रेन की स्पीड।
और बोल रहा है कि एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर दौड़ रही है। एक बिल्ली है, ये भी इसके समानांतर दौड़ रही है, और इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल कितनी? 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें बोल रहा है कि रेलगाड़ी बिल्ली को कितने समय में पार कर लेगी। देखो दोनों की स्पीड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। जैसे ही दोनों की स्पीड ऐड हो गई तो आप ऐसे ही डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, सॉरी विपरीत दिशा में जाएंगे तब ऐड होगी। इसमें माइनस होगी, माइनस होगी तो 60 में से आपका 18 चला जाएगा। 60 में से आपका 18 चले जाएगा रिलेटिव स्पीड में, तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। कितना बचेगा? 44 बचेगा, 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 140 मीटर की है। अब ध्यान से रखना, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू आप सिंपली निकाल लो। जब टी की वैल्यू आप सिंपली निकालोगे यहाँ से, तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका आ जाएगा 12 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48, कथन और तर्क दे रखा है। कथन दे रखा है कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देखो प्रतिबंधित तो नहीं किया जाना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि वो अपना भाई एक्सप्रेशन जब तक वहाँ से अगर राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं करेंगे तो देश के बारे में कैसे जानेंगे? अच्छे मुद्दों पे बहस करना सही होता है ना? तो ये तो किसी हिसाब से सही नहीं बोल सकते। दूसरा कथन है, सॉरी ये कथन दे रखा है और उसका जो तर्क दे रखा है, हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ बात तो सही है कि ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कथन दे रखा है, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते बनते चले जा रहे हैं। दूसरा कथन भी सही है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है। ये जो पहला कथन दे रखा है कि पढ़ाई पर ध्यान अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि कॉलेज जाके बहुत चीज़ें आदमी सीखता है, पढ़ाई थोड़ी ना करता है। जैसे हमारे बहुत से देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े, जहाँ पे वो डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करते थे, ठीक है। तो अच्छे नेता भी निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? अंधा और अंधा नहीं, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है गुणात्मक समंक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये बोल रहा है यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखो एक, आप सपोज करिए एक संख्या मान लीजिए 7 to 9। क्या संख्या मानोगे? 7 to 9 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों। अब सोचिए इसमें ये बोल रहा है कि ये जो 729 है ये किसी न किसी का घनमूल भी होना चाहिए और ये किसी न किसी का वर्गमूल भी होना चाहिए। तो 729 किसका वर्गमूल है? 729 वर्गमूल है 27 का। 27 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 729 आएगा, ठीक है। और ये किसका वर्गमूल है? ध्यान देखो 9 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन में फिट बैठ रहा है। और इसमें लास्ट में क्या पूछ रहा है? लास्ट में पूछ रहा है कि संख्याओं का योग बता दो। तो आपने क्वेश्चन कितना एज्यूम किया था? 7 to 9 एज्यूम किया था, तीनों को प्लस कर दो तो 7 2 9, 9 दूनी 18। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अनुज का मुख्य उत्तर, देखिए ध्यान से, जो डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हो आप? इधर से देखो, ठीक है। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर उसका मुख है, ठीक है। वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे। घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे। तो 90 डिग्री घूमेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। 180 डिग्री 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में 180 घूमेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। जब ऐसे वामावर्त घूम के यहाँ पहुँचा है, अब 90 डिग्री पहुँचेगा तो यहाँ बनेगा, ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। वो बोल रहा है वो आप किस दिशा में है, तो आप देख लीजिए दक्षिण पश्चिम दिशा में है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है?
कोहलर के द्वारा जो समस्या का प्रयोग किया गया है वो कौन सी है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53, लॉजिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखो 4 का 17 से रिलेशन, तो 4 चौक 16 प्लस 1 17, और 4 का उसी संख्या से गुणा करके 1 जोड़ा जा रहा है ना। अब 7 का भी उसी संख्या से गुणा कर दो, 7 सते 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। देखो 50 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको अर्थपूर्ण ऑर्डर में लगाना है। अब देखो रेल, कार, साइकिल, बस, सब में क्या आपको कॉमन लग रहा है? पहिए। तो सबसे पहले साइकिल में देखोगे, साइकिल में कितने पहिए होंगे? 2, तो सबसे पहले नंबर पे ये हो जाएगा साइकिल। फिर उसके बाद कार में देखोगे, कार में कितने पहिए होंगे? 4, तो उसका ये कितने नंबर पे हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद देखोगे बस, बस में कार से ज़्यादा पहिए होते हैं तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और रेल में सबसे ज़्यादा पहिए होते हैं तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ है? 3 2 4 1, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसे मानसिक विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या बोल रहा है? 56 फिर से वही क्रम में लगाना है, और ये जो क्रम दे रखा है ये संचार, मतलब एक जगह से बोल रहा है दूसरी जगह सुन रहा है, उसका स्रोत से लगाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 4 2 3 6 5। ठीक है, अब स्रोत से ही सबसे पहले, अब एक कैसे होगा आप जानते ही हो, कहीं से सोर्स से ही वो क्या निकलेगा, कहीं आवाज़ निकलेगी 4 नंबर पे, फिर और वो जो आवाज़ निकलेगी कोई मैसेज लेगी। ठीक है, फिर 2 नंबर है तो किसी चैनल के थ्रू जाएगी, फिर 3 नंबर है रिसीवर को रिसीव होगा। ठीक है, 3 नंबर पे, फिर 6 नंबर है फिर नॉइस होगा, और फिर उसके बाद वो फीडबैक देगा, लास्ट में फीडबैक होगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो इसका सीधे से एक प्यारा सा आंसर हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? कितने कलमों का लाभ होता है? 10 कलमों का लाभ होता है, और उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो 30 माइनस 10 इंटू 100, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 बटे 20 गुणे 100, कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 10 पचे 50, कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। यही अगर ये विक्रय मूल्य की बजाय क्रय मूल्य लिखा होता तो क्या हो जाता है आंसर? इसका आंसर हो जाता है 10 बटे 30 इंटू 100, कितना हो जाता? ये हो जाता 33.33, तब इसका आंसर सी हो जाता। अभी इसका आंसर कितना है? अभी इसका आंसर है 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखिए 2008 से 2011 के बीच में कोई भी ईयर लीप ईयर है नहीं है, तो हर साल क्या होगा? हर साल एक एक दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2009 को मंगलवार होगा, 31 मार्च 2009 को मंगलवार होगा, और 31 मार्च 2010 को बुधवार होगा, और 31 मार्च 2011 को बृहस्पतिवार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पतिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एकल श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के ऊपर चलते हैं। 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो एक ये दे रखा है, इसी के समरूप देखना है। इसको देखिए, मैच करिए। 6 36 और उल्टा कर दिया 63, और पहले में ही देखिए 88 64, इसको उल्टा कर दिया, तुरंत आंसर आ गया इसका लॉजिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत का घटाएगा? अब देखो बेलन की जो त्रिज्या होती है वो बेलन का जो आयतन होता है, इसमें आयतन ही पूछ रहा है। इसमें बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिए
जो ये आपका इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को कितना बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ाया जा रहा है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 25% बढ़ाने का मतलब ये हुआ इसकी त्रिज्या कितनी कर दी जाए, 125/100 कर दी जाए। मतलब 5/4 आर इसकी त्रिज्या कर दी जाए। जब 5/4 इसकी त्रिज्या कर दी जाएगी तो ध्यान से देखिए, जब इसकी त्रिज्या कर दी जाएगी तो पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू कितनी रखोगे, 5r/4 का होल स्क्वायर, ये पाई रहेगा, ये एच रहेगा। अब इसमें बोल रहा है कि एच में क्या किया जाए, कितना घटाया जाए, कितना प्रतिशत घटाया जाए कि जो आयतन है वो अपरिवर्तित रहे। अब ध्यान से देखिए, इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा 25/16 आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच में कमी करना है, एच में कितनी कमी करोगे, अगर यही उल्टी संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, उल्टी संख्या कितनी हो जाएगी, उल्टी संख्या हो जाएगी 16/25। कितनी हो जाएगी, 16/25। तो अब देखो कितने से कम कर दिया जा रहा है, ये कम किया जा रहा है, 25 से 16 किया जा रहा है। कितने का अंतर आया, 9 का अंतर आया। किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100। कितना आंसर आया आपका, आपका आंसर आया 25 से ये 100 कट गया, आया 4 और 9 चौक 36। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 36। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अभी कथन दे रखा है, कारक दे रखा है। इसका जो सही आंसर है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें लुप्त पद बताना है। अब ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ए बी सी, इसको लिखोगे, ए बी सी को क्या आ जाएगा, 1 2 3। ए बी सी को तो यही लिखोगे ना। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। वही इसके आगे दे रखा है 6। अब दे रखा है ई एफ जी, ई एफ जी सबकी वैल्यू लिखो। इसकी 5 होती है, एफ की 6 होती है, जी की 7 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 6 पंचे 30, 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 कितना हो जाएगा 210। ये देखिए ये 210 से मैच कर रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं हम संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं। और आई जे के देख लीजिए, आई जे के, आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होती है 9। जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू होती है 10। और के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 11। मल्टीप्लाई कर दो आपस में इन तीनों को, तो 11 9 99 और 99 दहम्मा 990। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 990। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, सर्कुलर परिपत्र जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 31 छात्रों की कक्षा है, आपको अनूप और सुनील का क्रम बताना है। अब देखो सबसे पहले अनूप को उठाओ। अनूप को जब उठाओगे तो अनूप का पूछ रहा है कि अनूप का ऊपर से 7वां क्रम है। आपको एक फार्मूला पता होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 31, लेफ्ट से अनूप का स्थान कितना है, मतलब ऊपर से कह लो चाहे नीचे से कह लो, चाहे लेफ्ट से कह लो चाहे राइट से कह लो। ठीक है, इसको लेफ़्ट की बजाय अप कह दोगे, और इसको जो है इसको आर की बजाय डाउन कह सकते हो आप। ठीक है, अपर से इसकी स्थान कितना है 7वां है, इसको डाउन से स्थान x मान लो -1। इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 1 गया 6 और 31 में से 6 गया कितना आ जाएगा 25। देखो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 25, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप सुनील का भी चेक कर सकते हो। सुनील का चेक करोगे तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, सुनील का चेक करोगे तो सुनील के केस में भी यही होगा, t इज इक्वल टू अपर अप से डाउन से -1। टोटल बच्चों की संख्या 31 है, अप से स्थान है 11वां, डाउन से हमें पता करना है -1। 11 में से 1 गया 10 और 31 में से 10 गया 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखिए इसमें ये सीरीज़ बहुत काफ़ी प्यारी सीरीज़ है। ध्यान से देखिए, ये सीरीज़ दे रखी है 1 0 5 8 17 24, आगे बताना है। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज़ दे रखी है ये कैसे आ सकता है, ये आपको दिख रहा है। इसको अगर हम 2 का स्क्वायर +1 कर दें तो बन जाएगा ना। ठीक है, अगर हम इसको 3 का स्क्वायर -1 कर दें तब ये बन जाएगा। 3 3 का 9 1 10।
ये क्या कर दे, ये 4 का स्क्वायर माइनस +1 कर दें, तब ये बन जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर -1 कर दें। अब देखिए स्क्वायर में एक एक संख्या बढ़ती जा रही है और प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस आ रहा है। तो इससे पहले जीरो के लिए क्या आएगा, जीरो के लिए क्या आ जाएगा, जीरो के लिए एक संख्या घटा दो तो 1 का स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर माइनस, 1 का स्क्वायर -1 जीरो, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0 का स्क्वायर +1 तो 1। इसके आगे की संख्या कौन सी होगी, 5 के बाद आ जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस के बाद आ जाएगा +1 तो 6 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा, 36 + 1 37। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। इसका जो सही आंसर है आप लगा सकते हो, इसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। इसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF तथा उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 24 व 15 संख्याओं का योग। अब ध्यान से सुनो, अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF 25 है तो मतलब अगर दोनों संख्या को मानोगे तो ये 25-25 दोनों में तो होगा ही होगा। अब दोनों का गुणनखंड 14 और 15 है तो संख्या क्या होगी, 25 गुणे 14 और 25 गुणे 15, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। और दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर दोगे, जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, तो आ जाएगा आंसर नंबर सी 725। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है एल्गोरिदम विधि जो है वो सफलता पाने की बिल्कुल गारंटी बोलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा निर्णय व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी सेंट्रियोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अब ध्यान से देखो आप, 71 में क्या बोल रहा है, 71 में बोल रहा है ई की वैल्यू 5 है, सबको पता है 5 ही होती है। अब इन सब को आपस में ऐड करोगे तो ए की वैल्यू होती है 1, एन की वैल्यू होती है आपकी 13, ई की वैल्यू होती है 5, एन की वैल्यू होती है आपकी 14 और फिर डी की वैल्यू होती है 4, एम की वैल्यू होती है 13, फिर ई की वैल्यू होती है 5, फिर एन की वैल्यू 14 और फिर टी की वैल्यू होती है 20। सबको जब ऐड करोगे तो 89 ही आएगा। उसी तरीके से इन सब की वैल्यू रख के इसको चेक करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी 114। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि पराभाषा परा लैंग्वेज संबंधित है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी अवाचित संप्रेषण से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या एवं कार्य पशु प्रयोज्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एनाग्राम्स जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मतलब मन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा। देखो इसमें दे रखा है, दो कुत्ते हैं 7 मीटर के व्यास के एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में इतने गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी होने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से, 7 मीटर का व्यास दे रखा है तो देखो एक ये वृत्त है, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr मतलब πd, जहाँ पे d क्या होता है डायमीटर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, कितनी होती है 22/7 गुणे व्यास कितना है 7। तो एक तरीके से आपको पता चल गया, ये क्या पता चल गया आपको, पता ये चल गया कि जो ये वृत्त है, वृत्त की जो परिधि आएगी वो परिधि कितनी आएगी, वृत्त की परिधि आएगी 22 मीटर, ठीक है 22 मीटर आएगी। सपोज़ करो यहाँ से दोनों कुत्ते विपरीत दिशा में आरंभ करते हैं दौड़ना, इधर दौड़ेंगे इधर दौड़ेंगे। अब आप खुद सोच के बताओ कि मैक्सिमम दूरी कब होगी। मैक्सिमम दूरी तब होगी जब ये यहाँ पर पहुँच जाए, और मतलब ऐसी कोई दूरी हो जो ये डायामीटर पे हो, हम एज्यूम कर लेते हैं ये डायामीटर पे हो, अधिकतम दूरी तब होगी। तो मतलब ये यहाँ से कितनी दूरी चले और ये यहाँ से कितनी दूरी चले, ये यहाँ से टोटल 22 है, इसको 4 खंड में विभाजित करोगे तो ये टोटल 22 है, ये इतना 11 हो जाएगा, ये इतना 11 हो जाएगा। तो दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11। और दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की जो गतियाँ हैं, दोनों की जो स्पीड है वो दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 2.5 + 3 कितना हो जाएगा 5.5।
5.5 हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 11 मीटर, चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी 5.5, 5.5। हाँ ठीक है, यही हो जाएगी चाल। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, दशमलव हटाओगे 10 बढ़ा दोगे, 11 पच्चे 55 और 5 दूना 10। तो कितने कितने समय बाद ये मैक्सिमम दूरी पर होंगे, 2 सेकंड बाद मैक्सिमम दूरी पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आओ। आगात आगात्मक तर्क आधारित है। आगात्मक जो तर्क है वो किस पर आधारित है, ये आधारित है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। देखिए इसमें खाली स्थान पे भरना है। देखो अब सम वाले को देखोगे तो 2 4 6, देखो सम वाले को देखो आप, तो इधर से देखो 2 4 6 8 10 12, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 3 का देखो, 3 6 9 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 18, 12 के बाद ये 14, 18 के बाद 21, ठीक है, और 14 के बाद 16 और 21 के बाद 24। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन ये समझ में आ रहा है, कौन सा आएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है कि दो बेलन है, दोनों बेलनों के जो आधार का जो अर्धव्यास दे रखा है वो दे रखा है 3:2 के अनुपात में है, उनकी इकाइयों का अनुपात दे रखा है। अब आपको पता होगा बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से, एक बेलन को मैंने मान लिया ए, एक बेलन को मैंने मान लिया बी। ठीक है, उनके अर्धव्यास मतलब उनकी त्रिज्या का जो अनुपात दे रखा है, पहले को मान लिया ए, उनकी त्रिज्या का जो अनुपात मतलब आर ए बाई आर बी जो दे रखा है वो दे रखा है 3/2। इतनी बात क्लियर। ठीक है, उनकी जो ऊंचाई का रेशियो मतलब h1, तो मतलब एच ए डिवाइडेड बाई एच बी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है n/1। इतनी बात क्लियर। क्लियर। अब दे रखा है यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो, यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो इनका मान बताओ। तो वी ए बराबर 3 VB इक्वेशन बन जाएगा। वी ए का आपका इक्वेशन बनेगा वी ए बराबर 3 VB। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो। वी ए की वैल्यू क्या होती है, पाई आर ए स्क्वायर एच ए बराबर 3 पाई आर बी स्क्वायर एच बी। अब ध्यान से देखो, आर ए बाई आर बी इधर कर दो, एच ए बाई एच बी इधर कर दो, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, 3 इधर रहने दो। इतनी बात समझ में आ रही है ना। देखो अब आर ए बाई आर बी एक तरफ कर दोगे तो आर ए बाई आर बी की वैल्यू कितनी थी 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितनी होगी, मतलब होगी 9/4, और उधरी n/1 भी था तो n/1 भी हो जाएगा। ठीक है, और उधर 3 दे रखा था, उधर क्या दे रखा था, 3 दे रखा था। अब n की वैल्यू निकालनी है, ये वाली n की वैल्यू निकालनी है, इसको कर दो, 3 त्रिका 9, ये 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में क्या उत्पन्न करती है, ये जो है ये बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, बाधा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, प्रक्रियात्मक स्थिरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखो, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि जो संबंध 6 और 16 में है वही संबंध 12 और किस में है। अब देखिए 6 और 16 का एक बार ध्यान से देखेंगे तो 6 त्रिक 18 और 18 में से 2 गया 16 और 12 त्याई 36, 36 में से 2 गया 34। ये लॉजिक लग के ये 34 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राम का मित्र मनीष की ओर इशारा करते हुए राम से, अब देखिए फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो मनीष की ओर इशारा कर रहा है, कौन इशारा कर रहा है मनीष की ओर,
मनीष की ओर इशारा कर रहा है राम, श्याम से बोलता है। तो राम मनीष की ओर इशारा करके क्या बोलता है, राम ने कहा उसका बेटा, उसका बेटा किसका, मनीष का, मनीष का बेटा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, मनीष का जो बेटा है, मनीष का बेटा ये आ गया, मनीष का बेटा जो है, राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अब राम का कोई ना कोई बेटा है, राम का कोई ना कोई बेटा है, और इसका मनीष का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, ये एक तरीके से चाचा लग गया, ये इसके बेटे का। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप आ गई, ऑब्वियस सी बात है भाई का ही रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे देखिए। अब 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ये पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या 4x, तीसरी संख्या 5x। अब तीनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 40 दे रखी है, आ गया नॉर्मल। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 5 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है सभी बालक सत्यवादी हैं, फिर से आ गया, देखिए बोल रहा है कि सभी बालक सत्यवादी हैं। अगर इनको हम बालक मान लें और इसको हम सत्यवादी मान लें, इसको हम सत्यवादी मान लें, तो सभी बालक सत्यवादी हैं, ये कथन हो गया। ठीक है, कमल बालक है, कमल जो है वो बालक है, तो अंदर ही तो हो जाएगा कमल, इसके कमल बालक है। ठीक है, अब निष्कर्ष दे रहा है कमल सत्यवादी है, हाँ बिल्कुल कमल इसके अंदर है तो सत्यवादी होगा। सभी सत्यवादी बालक होते हैं, नहीं, बालक तो इतने में ही है ना, केवल सभी सत्यवादी थोड़ी ना हो जाएंगे, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो कथन केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अगर एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो जो टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 40 गुणे एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो इसी में अगर हमने 5 अतिरिक्त आदमी लगा दिए, मतलब आदमियों की संख्या x + 5, ठीक है, तो काम 10 दिन कम हो जाता है, तो 40 से कितना हो जाएगा 30, तो टोटल वर्क तो ये भी हुआ ना, टोटल वर्क ये भी हुआ, टोटल वर्क ये भी हुआ। अब बोल रहा है तो 30 आदमी को इस काम को पूरा करने में कितना, काम यही है, अब 30 आदमी को कितना टाइम लगेगा इसको पूरा करने में। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा 40x = 30x + 150 प्लस 150, तो 10x = 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। जब x बराबर 15 हो जाएगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 40 गुणे 15, 40 गुणे 15 कितना हो जाएगा 40, 5 15 दूनी 30 45 चौके 60, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 600। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 600। अगर टोटल वर्क 600 है तो टोटल वर्क किसके बराबर है, टोटल वर्क बराबर है 600 = 30 × दिन, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 600/30, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये, तो हो जाएगा 20, तो दिन कितने आ जाएंगे 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 दिनों में ये काम को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यदि किसी शंकु का आधार का क्षेत्रफल, अब देखो ध्यान से, शंकु का जो आयतन होता है वो शंकु का आयतन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दोगे तो उसके आयतन में ऑब्वियस ही बात है ऊंचाई को तो नहीं बढ़ा रहे हैं ना हम, तो अगर इसको 100% बढ़ाओगे तो टोटल 100% इंक्रीज़ कर जाएगा, सीधी सी बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर 2009 को हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है 1, अगर शेषफल 1 आता है तो +6 वर्ष जोड़ दो, वही सेम कैलेंडर होगा। तो 2009 में 6 साल जोड़ो कितना आएगा 2015, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है।
किस रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, संकेतीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें दे रखा है 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 10 मतलब यदि 10 और 9 क्रमशः सम और विषम। अब देखो x1 से लेके आप x11 तक मान लो, x2, x3, x4, x5, इस तरीके से x11 तक मान लो। अब इसमें बोल रहा है कि सम आप केवल दो ये उठा लो, 2, 4, 6, 8 इसका उठा लो, ठीक है। तो इसको जब उठाओगे आप, जब इसको आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ी स्पेस कम है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। तो x2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 प्लस x10 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना दे रखा है? 10, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 पचे 50। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी ध्यान से देखना। दूसरी इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x3 प्लस x5 प्लस x7 प्लस x9 प्लस x11, शब्द कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डिवाइडेड बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 9। फिर से गुणा करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बराबर 9 चौक 36। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, और दोनों को क्या करो? दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करो? अरे गलत हो गया, ये 55 तो ये 50 तो सही है कि 10 गुणे 5 कर दिया, 9 गुणे 6 करोगे, 6 9 54 आ जाएगा, 36 नहीं आएगा। ये जो है ये 36 नहीं आएगा, ये आएगा 54, ठीक है। हाँ 9 और 6, 9 6 9 54, हाँ ठीक है 54 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 50 प्लस 54, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? दूसरी तरफ आ जाएगा x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8, इसी तरीके से आ जाएगा x11 तक आ जाएगा। अब बोल रहा है कि सभी 11 पेचड़ों का माध्य क्या होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब माध्य पूछ रहा है तो क्या करोगे? 104। देखो ध्यान से, अब तो कर ही सकते हो। सबका जोड़ कितना आया था? 104। उधर आप 11 से डिवाइड कर दो, इसको 11 से डिवाइड कर दो, सॉरी 11 से नहीं, कितने उसमें मतलब हैं, उसका जो माध्य निकालना है कितना होगा ये? हाँ सही तो है, 11 से ही तो डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 104 आ जाएगा, और 104 का भाग देंगे तो 11 9 99 आ जाएगा। कितना बचेगा? 5, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचेगा 6, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 11 पचे 55, तो 9.45 आ जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर ए 9.45। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? अभी कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, चश्मे का संबंध जो है पूछ रहा है, साइकिल का संबंध यूनिसाइकिल से, तो चश्मे का संबंध किससे होगा? चश्मे का संबंध मोनोकल से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, देखिए ध्यान से। 18 दूनी 36, 18 तेईस 54, 18 चौक 72, 1 73, 15 दूनी 30, 3 45, इसमें चौके कर रहे हैं, इसमें त्याई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसमें 8 त्रिक 24, 1 25, इसमें त्याई कर रहे हैं, 22 त्याई 66 61, सब में त्याई त्याई कर रहे हैं, इसमें 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 93 के बाद 94, नीचे दिए गए विषम संख्या को चुनिए। अब देखिए इसमें तो पेन चला, इसमें देख लो, इसमें देखो ए से सी तक जा रहा है, ए से सी जा रहा है +2 किया, एक्स से जेड जा रहा है +2। ध्यान से इधर देखिए, ये जो दे रखा है एफ से एच, एफ से एच कितना हो जाएगा? +2, और आर से टी +2, आर से टी भी तो +2 है,
ठीक है। और फिर टी से वी प्लस दो, बी से डी प्लस दो। और इसमें देखो ध्यान से, इसमें जे और के बीच में +1 आएगा, और ओ और क्यू के बीच में, +2 आएगा। लेकिन ये तो इसमें पहले में तो +1 आ रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें दे रखा है आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है मोड में सहायता करता है। ठीक है। क्लास 9th की जब मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, क्लास 9th और 10th की, तो उसमें मिल जाएगा कि हिस्टोग्राम से आप मोड की वैल्यू कैसे निकालते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की जो सुई के बारे में पूछ रहा है, इसका सही आंसर नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर नंबर सी, सोमवार सुबह 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। क्वेश्चन नंबर 98 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक लॉजिक लगेगा। कौन सा लॉजिक लगेगा? आपको पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यही लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट देख लीजिए, आप अपने मन से सॉल्व कर सकते, काफ़ी आसान है। अगर ना सॉल्व हो तो बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस ये वाला लॉजिक आप लगा दीजिएगा। कौन सा? कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। और इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और जो दूसरा इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करोगे तो कट जाएगा सब आपस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम दे रखा है Q से N के लिए क्या करना पड़ता है? Q से N के लिए -3 करना पड़ता है। इसमें देखो, इसमें पेन चली हुई है। Q से N के लिए -3, और N से K के लिए फिर -3, और K से यहाँ तक पहुँचने के लिए -3 करोगे तो H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, H। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है सी सेट का। एल्गोरिथम एक प्रकार है। एल्गोरिथम किसका प्रकार है? एल्गोरिथम प्रकार है मैकेनिकल सॉल्यूशन का। किसका प्रकार है? यांत्रिक समाधान का। ठीक है। ये सी सेट का पूरा पेपर ख़त्म हो गया है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी कमी हो तो उसको बताइए। धन्यवाद।